नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। कांग्रेस संगठन सर्जन अभियान के तहत कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया तेज हो गई है। पर्यवेक्षकों ने 6 नामों का पैनल संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को सौंप दिया है। अब वेणुगोपाल राहुल गांधी को इसकी रिपोर्ट देंगे, उसके बाद राहुल गांधी नाम फाइनल करेंगे। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि नवंबर के पहले सप्ताह में जिला अध्यक्ष के नामों की घोषणा हो सकती है। इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इशारों में बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद संभावित दावेदारों की धड़कनें भी बढ़ गई हैं। जो है 50 साल कम उम्र के बनने चाहिए लोग, तो 50 जिले राजस्थान में। अब उसके अंदर जो है प्रक्रिया शुरू करवाई, ऑब्जर्वर भेजे बहुत ही सीनियर लोगों को, जो पीसीसी प्रेसिडेंट रहे हुए हैं, जो केंद्रीय मंत्री रहे हुए हैं, आज भी कई जगह वो प्रदेश कांग्रेस में प्रभारी होंगे। इतने लोगों को, एक्स मंत्रियों को, सबको भेजा गया है और 7 दिन के लिए, एक जिला 7 दिन, इतना इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। डॉक्टर सीपी जोशी जैसा सीनियर आदमी है, इनको भेज दिया पहले पंजाब, ये जिले में, अब भेज दिया तेलंगाना। ऐसे कई लोग हैं, तो आप समझ सकते हो इतना इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। तो मैंने तय किया भाई कि प्रोग्राम बार बार तो होगा नहीं, तो हमें इसमें जो मंशा हाईकमान की है, हाईकमान चाहता है कि निष्पक्ष होके असली फीडबैक हमारे पास आए। वो तभी आएगा तब कोई नेता पंचायती नहीं करे, कोई टेलीफोन नहीं करे जिलों में, या पर्यवेक्षकों की बात नहीं करे, अपनी भावना नहीं बताए उनको, और बताने तो राहुल गांधी को बता दें, केसी वेणुगोपाल बता दें, खड़गे बता दें, वो अलग बात है। भाई मैं फील करता हूँ, मेरे पास फीडबैक क्या आया है, उस पर कोई बात नहीं। पर पर्यवेक्षकों को कोई बात नहीं करनी चाहिए। जिले में नेताओं को कोई फ़ोन नहीं करे कि आप इसका सपोर्ट करो, आप इसका सपोर्ट मत करो, ये मेरा उम्मीदवार है, ये तेरा उम्मीदवार है, होने नहीं चाहिए। इस कदर अगर ये प्रोसेस होगा पूरा, तब जाके ईमानदारी से अच्छे लोग बन पाएंगे। तो मैंने ट्वीट किए थे कि भाई किसी नेता को, और ना प्रस्ताव होना चाहिए, भाई क्या अमुक आदमी को हम अधिकार देते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। तो मेरा स्टैंड आज भी वही है, और मैं चाहता हूँ कि ईमानदारी से ये पूरा प्रोसेस पूरा हो जाए। और मैंने कल तो भरा पड़ा था राजस्थान हाउस, तो मैंने सबको समझाया कि आप सब आए हो, अच्छी बात है, पर दिमाग में रखो, अगर ईमानदारी से हम काम करना चाहते हैं पार्टी में, वफादारी पार्टी की, तो अगर आप बन जाओ, आप मेरे कोई बन जाओ, तो सब वेलकम करेंगे आपका, हम भी वेलकम करेंगे। और कोई आप नहीं बन पाओ, दूसरा बन जाए, तो हम सबकी ईमानदारी उसके अंदर है कि हम उसको सेव करें। जब वो कोई व्यक्ति XYZ है, मेरे खिलाफ है, आपके खिलाफ है, इनके खिलाफ है, कोई मतलब नहीं है। एक बार हाईकमान ने फैसला कर दिया, उस अध्यक्ष को कामयाब करने से कांग्रेस मजबूत होगी। उसके लिए जरूरी है कि हम उस अध्यक्ष को, कोई भी हो जाओ, लिस्ट आते ही वेलकम हो, पूरा सहयोग मिले उसको, सभी ग्रुपों का, जो ग्रुप तो छोटे मोटे होते हैं जिलों में भी, सबका सहयोग उनको मिले, तब वो काम कर पाएगा। और मैंने मेरा अनुभव बताया, मैं खुद जिलाध्यक्ष बना हूँ जोधपुर में। शिवचंद्र माथुर और देवपुरारी इतने सीनियर नेता थे हमारे, वो पर्यवेक्षक बन के आए थे वहाँ जब मैं बना तब 77 में। और मैं भी जानता हूँ कि उस वक्त में सीनियर्स भी होते हैं, जूनियर्स भी होते हैं, क्यों को डाइजेस्ट नहीं होता, भैया ये तो कल का बच्चा है, 70 साल का, हम तो 50, 55, 60 साल हो गए, 70 साल जो भी है। अब जिला अध्यक्ष की ड्यूटी भी है जो बनने वाले की भी, वो भी जब बन गया है, ये नहीं सोचे कल तक मेरे खिलाफ में ये टिकट क्या अध्यक्ष बनने के लिए दौड़ में था, इनको मैं साथ क्यों लूँ, वो उसका भी नहीं होना चाहिए। उसकी ड्यूटी है कि वो सबको साथ लेके चलने का प्रयास करे, साथ लेके चले। ये संगठन है, मंत्री तो अफोर्ड कर सकता है, किसी का काम करे, किसी का काम नहीं करे। संगठन का आदमी जो होता है ना, चाहे प्रदेश कांग्रेस के या प्रदेश किसी पार्टी का हो, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बनाना बड़ा मुश्किल होता है, मंत्री बनाना आसान होता है। ये बात मैं सालों से कहता हूँ, मेरी कांग्रेस के अंदर भी ये इतनी इम्पोर्टेंट पोस्ट है ये।
तो इसमें बनने वाला सबको साथ लेके चले। और डिक्लेयर होने के बाद में तमाम जो उम्मीदवार हैं, मैं पहले ही कह देता हूँ, आज अभी शाम को मीटिंग होगी 4 बजे वहाँ, तो उन सब की ड्यूटी है जैसे ही डिक्लेयर हो जाए मीटिंग के बाद में, आज हो कल हो 10 दिन बाद में, वो तब तक वो करेंगे। शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। जो लोग मां भारती के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर देते हैं, वे लोग मरकर भी अमर हो जाते हैं। आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान को याद करती है और उन पर नाज करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। आज ऐसी ही एक शख्सियत शहीद नायक दयाराम गुर्जर की कहानी से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, जो देशभक्ति, शौर्य, पराक्रम, मेहनत, हौसले और हकीकत के प्राय बन गए। बानसूर उपखंड क्षेत्र के छोटे से गांव सूदा की ढानी तन बुटेरी में 15 अप्रैल 1991 को माता मूर्ति देवी व पिता जयराम गुर्जर के घर एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में जन्मे शहीद नायक दयाराम गुर्जर का नाता बचपन से ही संघर्षों से रहा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव बुटेरी में ही पूरी हुई, जबकि 10वीं कक्षा की पढ़ाई उन्होंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोईती से पूरी की। 12वीं कक्षा राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटपुतली से पास करने के बाद दयाराम ने अपना रुख बीकानेर की तरफ किया। यहाँ उन्होंने पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लिया। इस दौरान दयाराम को पूरी तरह से समझ में आ रहा था कि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है। उनके पिता ऊंट गाड़ी चलाकर परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय होने के कारण दयाराम के दिमाग में एक बात घर कर गई थी कि उनको जल्दी से जल्दी नौकरी लगना है। दयाराम बीकानेर में रहकर पॉलिटेक्निकल के साथ ही फिजिकल फिटनेस और कंपटीशन की तैयारी भी करने लगे। इस दौरान दयाराम ने 2 बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता पास की तथा 1 बार चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा पास की, लेकिन आयु कम होने के कारण इनको अयोग्य घोषित कर भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। पॉलिटेक्निकल के अंतिम वर्ष के दौरान अलवर में बीआरओ द्वारा आयोजित हो रही भारतीय सेना की भर्ती की शारीरिक दक्षता पास की और लिखित परीक्षा की तैयारी में जुट गए। पॉलिटेक्निकल के अंतिम वर्ष की लिखित परीक्षा और भारतीय सेना की लिखित परीक्षा एक ही दिन आयोजित हो रही थी। दयाराम ने आर्मी की लिखित परीक्षा को वरीयता दी और परीक्षा में पास भी हुए। 1 जनवरी 2011 को भारतीय सेना के राजपूत रेजिमेंट सेंटर फतेहगढ़ में ट्रेनिंग के लिए चले गए और 9 महीने की कठिन ट्रेनिंग लेकर 28वीं बटालियन में बतौर सिपाही के पद पर शामिल हुए। 28 राजपूत रेजिमेंट में रहते हुए दयाराम ने बहादुरी और कार्य कुशलता का परिचय दिया। दयाराम पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक होने के कारण भारतीय सेना में अफसर के पद पर पदोन्नति के लिए 3 बार लिखित परीक्षा पास की, लेकिन हर बार इंटरव्यू में बाहर हो जाते थे। कार्य कुशलता से ड्यूटी करने के साथ साथ घातक कमांडो आर्मी कोर्स करके कमांडो की उपाधि भी उन्होंने हासिल की। 18 मार्च 2018 को मणिपुर में बर्मा बॉर्डर पर ड्यूटी के दौरान स्थानीय नक्सली हमले में दयाराम को दाहिने पैर की जांघ में गोली लगी, जिससे दयाराम घायल हो गए। इस हमले में दयाराम ने स्काउट गाइड की भूमिका निभाई थी। इसके बाद अक्टूबर 2018 में दयाराम 3 वर्ष के लिए 804 स्पेशल टास्क फोर्स बेंगलुरु में पोस्टिंग पर चले गए। यहां 3 साल ड्यूटी करने के बाद सितंबर 2021 को छुट्टी के बाद यूनिट में पोस्टिंग आए और छुट्टी काटने के बाद अपनी यूनिट 28वीं राजपूत बटालियन जयपुर में चले गए। इस दौरान यूनिट की ज्यादातर नफरी गंगानगर में इंदिरा गांधी नहर के किनारे युद्ध अभ्यास कर रही थी, तो दयाराम को भी युद्ध अभ्यास में शामिल होने का आदेश मिला और दयाराम भी गंगानगर चले गए। कई दिनों से चल रहे युद्धाभ्यास ऑपरेशन साइलेंट कैनाल क्रॉसिंग में
दयाराम को भी शामिल होने का मौका मिला। 28 अक्टूबर 2021 को दयाराम नहर को एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने के लिए पानी में तैरते हुए पार कर रहे थे। तभी नहर में पानी का बहाव तेज हो गया और लगातार तेज बहाव के चलते दयाराम व उसके साथी होश गंवा बैठे। बाकी 4 साथियों ने जैसे तैसे करके बराबर चल रही नाव को पकड़ लिया, लेकिन दयाराम नाव से थोड़ी दूर होने के कारण नाव को पकड़ नहीं पाए और पूरी तरह से हताश होने लगे और धीरे धीरे पानी में डूबने लगे। इस दौरान बाकी साथियों की जान तो बच गई और दयाराम ने पानी के अंदर ही दम तोड़ दिया और वीर गति को प्राप्त हो गए। भारत सरकार ने दयाराम गुर्जर को बैटल कैजुअल्टी का दर्जा दिया है। दयाराम गुर्जर के अलावा उनके 2 भाई भीम सिंह और छोटू राम भी सेना में तैनात हैं और मां भारती की सेवा में समर्पित हैं। आपको बता दें कि दयाराम गुर्जर की शादी 17 मई 2005 को निर्मला देवी के साथ हुई थी। दयाराम गुर्जर के हैप्पी व मिनल सिंह 2 बेटियां हैं, जिनका सपना भी पिता की तरह सेना में जाकर देश सेवा करना है। मां भारती के ऐसे वीर सपूत को वॉइस ऑफ कोटपुतली की ओर से भी शत शत नमन व भावभीनी श्रद्धांजलि। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। श्री बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।